सु यामिन ने जरूर मेरे खतरे से निपटने का कोई तरीका सोच लिया होगा। मैंने अपने दांत पीस लिए। मैंने सु यामिन को खाना परोसा, वाइन डाली और उसे टिश्यू थमाए। हनी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे तकलीफों में नहीं देख सकती और नहीं चाहती कि मैं नाटकों में काम करूं। मैं बस 2 महीने के लिए ही ऐसा करूंगा। सु यामिन, क्या यह सब मोरंगयान के सामने मुझे उसके पीछे घुमाने के लिए नहीं है, ताकि वह उनके रिश्ते को अच्छा समझ ले और मैं मोरंगयान को न पा सकूं? मैं उसकी इच्छा पूरी कर ही सकता हूं। मोरंगयिन ने मुझे देखा, फिर सु यामिन को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे 2 अतिरिक्त परोसते हुए देखा। कुछ और खाने के बाद मोरंगयान खड़ी हो गई। हाओमिंग, मेरा खाना हो गया, मैं पहले वापस चलती हूं। तुम दोनों अपने खाने का आनंद लो। निजी कमरे में सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। मैंने सु यामिन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। क्या अब तुम संतुष्ट हो? सु यामिन ने अपना वाइन ग्लास उठाया। तुम्हें इतना खुश देखकर जाहिर है मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगर तुम रोते तो शायद मैं संतुष्ट होती। जब मैं उदास होता था तो सु यामिन की वजह से बहुत रोता था। अगर मैं मोरंगयान को पसंद करता हूं और वह किसी गलतफहमी की वजह से चली गई तो ना रोना, कम से कम उदास होना तो उचित प्रतिक्रिया होती। लेकिन मेरी प्रतिक्रिया ने सु यामिन को अविश्वसनीय बना दिया। मैं सु यामिन की तरफ झुका, उसे गहरी स्नेह भरी नजर से देखते हुए। मैं उसे पसंद भी नहीं करता, मेरा दिल क्यों टूटेगा? जिससे मैं प्यार करता हूं वह तुम हो। सिर्फ तुम ही मुझे दुखी कर सकती हो। सु यामिन ने अपना वाइन ग्लास पकड़ा और मुंह सिकोड़ा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं। उसकी उग्र नजर का सामना करते हुए मैंने उसके होंठ काट लिए। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा मन तुम्हें चूमने को करता है। अगर यह प्यार नहीं है तो क्या है? मैं बस यही सोच रहा था कि सु यामिन को घिन आ रही होगी, लेकिन इसके बजाय उसने बदले में मेरा होंठ काट लिया। मैं एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन मैंने जल्दी ही प्रतिक्रिया दी। पिछली बार की तरह मैंने सु यामिन के चुंबन का जवाब दिया। आखिरकार सु यामिन भगवान स्तर की सुंदरता वाली महिला मुख्य अभिनेत्री है। उसे चूमना मेरे लिए कोई घाटा नहीं है। मैंने सु यामिन को वापस चूमा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे पीछे नहीं धकेलेगी। इसके बजाय चुंबन और तेज हो गया। कुछ देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया। ठीक उसके बाद मैंने सु यामिन को ठंडे स्वर में पूछते हुए सुना, क्या तुम्हें लगता है कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं? मैंने अपनी सांसों को स्थिर किया और उसे थोड़ी जांच पड़ताल भरी नजर से देखा। तुम मुझे तब भी चूम सकती हो जब तुम मुझे पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें यह घिनौना नहीं लगता? अगले ही सेकंड मैंने सु यामिन के चेहरे के भाव जमते हुए देखे। तो मैं एक बार के लिए सही था, लेकिन जल्द ही सु यामिन ने मुझे पीछे धकेल दिया। कौन सी सामान्य महिला चुंबन के दौरान प्रतिक्रिया नहीं देगी? चुंबन तो दूर की बात है, बिस्तर पर जाना भी ठीक है। मैं खड़ा हुआ और फिर से उसके पास गया, उसे कोमल आंखों से देखते हुए। सच में? फिर मैं इसे आजमाना चाहता हूं। इतनी नजदीक से सु यामिन की नजर मेरे थोड़े सूजे हुए होंठों पर पड़ी। वह खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। वह मुझे दरवाजे तक खींचती हुई ले गई। कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसने दरवाजा खोला। यह महिला सच में मेरे साथ सोना चाहती है? सु यामिन ने मुझे ठंडक से घूरा। दरवाजा खोलो और काम पर लग जाओ। मैंने तुरंत कमरा कार्ड निकाला। कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सु यामिन की तरफ देखा, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। आखिरकार वह मुझसे घृणा करती है और उसे मुझसे एलर्जी है। एक कागज का बाग? मैं किस बात से डर रहा हूं? सु यामिन ने अपनी नजरें वापस खींची और मुझे एक ठंडी हंसी दी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कोशिश करना चाहते हो? तुम वहां क्यों खड़े हो? तभी मैंने अपना हाथ उठाया। मेरी आंखों में बेरोकटोक उत्साह भरा था। मैं बहुत रोमांचित था। सोच रहा था कि आज रात हम कितने चक्कर लगाएंगे। सु यामिन ने मुझे गहरी संयमित आंखों से देखा, जैसे वह कुछ तीव्र रोक रही हो। मैं बस उसे घिन दिलाना चाहता हूं, इसलिए वह मुझे 10 दिन या आधे महीने के लिए अकेला छोड़ दे। अनुभवहीन होने के बावजूद मैं गति के मामले में हार न मानने के लिए दृढ़ था। मैं कदम उठाने के लिए तैयार था। बहुत घबराहट हो रही है। क्या यह तुम्हारा पहला समय हो सकता है? जैसे ही मैंने यह कहा, उसका तनावग्रस्त शरीर आगे की ओर झपटा और मेरे होंठ को काट लिया, भूख से चूमते और कुतरते हुए। सु यामिन के चुंबन तले मेरा दिल पिघल गया, लेकिन जब उसने कोई कदम उठाना शुरू किया तो मैंने तुरंत अपना संयम खो दिया। ठीक तभी जब मुझे लगा कि उसकी मुझसे एलर्जी गायब हो गई है, सु यामिन ने अचानक मुझे धक्का दे दिया। ऐसा लगा जैसे उसने बहुत देर तक रोक रखा था और अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं, लेकिन उसने मुझे ठंडक से ताना मारा, तुम्हारे पास बस यही है। इस तरह के कौशल के साथ तुम महिलाओं को लुभाना चाहते हो। फिर वह उठी और सीधे बाथरूम में चली गई।
मैंने बाथरूम में पानी चलने की आवाज सुनी। जो संवेदना मैंने अभी महसूस की, मेरे दिल में वह खुजली साबित करती है कि मैं एक सामान्य आदमी हूं जो एक सुंदर महिला के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ है। जब मैं सोच रहा था, एक दिन मैं सुयामिन के खतरों को 10 गुना वापस करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भले ही उसे घिन आए, फिर भी वह मेरे साथ बिस्तर पर ही रहे। ठीक तभी मेरा फोन बजा। गुड ने मुझे एक संदेश भेजा। मैंने इसे खोला, लेकिन पाया कि संदेश वापस ले लिया गया था। यह मेरी और सुयामिन के कमरे में दाखिल होते हुए एक फोटो थी। इसमें कोई शक नहीं कि गुड ने इसे देखा होगा और उसी वजह से संदेश भेजा होगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम कौन सी संदिग्ध बात कहने की कोशिश कर रही थी कि तुमने इसे इतनी जल्दी वापस ले लिया? इतनी जल्दी बात खत्म। गुरु ने मेरा संदेश पढ़ा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने कुछ टाइप किया, फिर उसे डिलीट कर दिया। डिलीट किया, फिर बार बार टाइप किया। जो कुछ उसने लिखा, उसमें से कुछ भी सही नहीं लग रहा था। यह कहना कि तुम अब सुयामिंग से प्यार नहीं करते, कि तुम्हें बस धमकी दी जा रही थी कि सुयामिंग तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती, लेकिन फोटो दिखा रही थी कि तुम दोनों कितने अंतरंग थे। आखिरकार गुड ने सिर्फ जवाब दिया, तुम अभी भी जागे हुए हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सो रही हूं? क्या मैं नींद में चल रही थी जब मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया? मैंने टाइपिंग इंडिकेटर को लगातार चलते हुए देखा, इसलिए मैंने गुड को एक और संदेश भेजा। कंपनी का अच्छे से ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करो, मैं सुयामिन को संभाल सकता हूं। गुड ने फिर पूछा, क्या तुम सच में अब सुयामिन से प्यार नहीं करते? मैंने जवाब दिया, मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं अभी भी उसके शरीर से काफी आकर्षित हूं। अफसोस कि मैं कभी गौर से आकर्षित नहीं हुआ। टाइपिंग इंडिकेटर ने फिर से काफी देर तक दिखाया, इसलिए मैंने बस एक और संदेश भेजा, जल्दी सो जाना, देर तक मत जागना, शुभ रात्रि। गोरे ने आखिरकार सिर्फ शुभ रात्रि के साथ जवाब दिया। मैं आधे घंटे तक इंतजार करता हुआ बिस्तर पर लेटा रहा। वह अभी भी बाहर नहीं आई थी। उसे शायद बहुत घिना रही होगी। वह खुद को इतना रगड़ना चाहती थी कि उसकी त्वचा की एक परत उतर जाए। जैसे ही मैं उसे उकसाने के लिए जाने से खुद को रोक नहीं सका, बाथरूम का दरवाजा आखिरकार खुल गया। सुयामिंग बाथरोब पहने बाहर आई। उसका शानदार फिगर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। मैंने थूक गटका। मेरी आंखें वासना से भरी थीं जब मैं उसे घूर रहा था। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकता हूं, सु? यामिंग ने मुझे चेतावनी भरी नजर दी। तुम सोफे पर सो जाओ। मैंने आधे मीटर चौड़े नन्हे सोफे पर नजर डाली। तुमने कहा था कि मेरे कौशल खराब हैं, फिर भी तुम मेरे साथ बिस्तर साझा करने से डर रही हो। सुयामिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं दूसरी तरफ बैठ गया और अपना गूंजता हुआ फोन उठाया। मेरी कुछ सहेलियां फिर से ताना मार रही थीं। यही वजह है कि मैं ज्यू हैंग को पसंद नहीं करती। मुझे अभी भी याद है कि उसने पिछली बार हम पर कैसे चिल्लाया था। स्पष्टीकरण दो, अगर तुम इसे साफ नहीं करते तो हम अब दोस्त नहीं हैं। सुयामिंग ने नजर डाली। बाथरूम से अभी भी पानी चलने की आवाज सुनी जा सकती थी। वह मांसपेशियों में ऐंठन वाली घृणा इस बात का सबूत थी कि सुयामिंग मुझसे नफरत करती थी। इसने यह भी साबित कर दिया कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह गुई हैंग को पसंद करती हो। जब मैं शॉवर से बाहर आया तो मैंने लेटी हुई सुयामिंग की तरफ देखा। मैं सीधे ऊपर गया, चादर के नीचे घुस गया और उसकी तरफ झुक गया। सोफे पर सोना क्या है? मैं एस्टरडिस्क को सोफे पर सुला दूंगा। जैसे ही मैं झुका, सुयामिन का पूरा शरीर तुरंत तन गया। अगले ही सेकंड वह पलट गई और मुझे देखा। उसे अपने दिल में कुछ अजीब महसूस हुआ। ज्यू हेओमिंग को उसकी तरह नहीं होना चाहिए, एक ही स्पर्श से घृणा। तो वह बार बार उसके पास क्यों आ रहा था? इतना चिपका हुआ और जुड़ा हुआ अभिनय कर रहा था। क्या यह हो सकता है कि ज्यू हेओमिंग के मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हों? मैं सुयामिन की ठंडक को नहीं संभाल सका। जैसे ही मैं पलटने ही वाला था, सुयामिन का हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मेरा शरीर अकड़ गया। सुयामिन के मुंह के कोने पर एक ठंडी हंसी आ गई। तुम किस बात से डर रहे हो? क्या तुम इसी का इंतजार नहीं कर रहे थे? मैंने खुद को स्थिर किया और उसे वापस देखा। यह डर नहीं है, मैंने बरसों तक इसका सपना देखा है। अब जब यह हो रहा है तो मैं बस थोड़ा घबराया हुआ हूं। हमारी नजरें मिली, लेकिन सु यामिंग को अभी भी नजर नहीं आया। मेरी आंखों में स्नेह का एक अंश भी नहीं था। फिर भी हमारे शरीरों की गर्मी ने इतनी नजदीक होकर एक बार फिर उसकी बेकाबू घृणा को जगा दिया। सपना सच हो गया। किसने कहा? मैं तुम्हारे सपने सच करना चाहती हूँ, सुयामिंग तिरस्कार के साथ बोली और बाथरूम की तरफ जाने के लिए उठी। मैं मुस्कुराया। एक आरामदायक सोने की स्थिति में आ गया और बस झपकी लेने ही वाला था जब सुयामिंग की ठंडी आवाज गूंजी, सोफे पर सोने जाओ। एक सेकंड और हिचकिचाओ और कल के दृश्य की शूटिंग के बारे में सोचना भी मत। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कल शूटिंग सुचारू रूप से चले, मैंने अपने दांत पीसे और उठ गया। सोफा बहुत संकरा था। मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा। उस कमबख्त औरत को मेरे बिस्तर पर इतनी गहरी नींद सोते हुए देखकर
मैं मन ही मन उसे कोसने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार सु यामिंग को कोसते कोसते मुझे नींद आ गई। आधी नींद में मैं सोफे से नीचे लुढ़क गया और पाया कि सुबह हो चुकी है। सु यामिन पहले ही जा चुकी थी। मैं उठा और मोरंग यान को साथ में नाश्ता करने के लिए बुलाया। मोरंग यान ने मुझे उत्सुकता से ऊपर नीचे देखा। मैंने उसके माथे पर उंगली मारी। तुम क्या घूर रही हो? मोरंग यान मुस्कुराई और अपने सिर को छुआ। राष्ट्रपति सु इतनी जल्दी चली गई? क्या तुम चाहते हो कि वह कुछ और दिन रुके? क्या ह्यूमिंगजे भी ऐसा नहीं चाहता? मैंने सिर हिलाया। लगता है वह सिर्फ शूटिंग की प्रगति को धीमा करती है। मोरंग यांग अपनी हंसी नहीं रोक सकी। हेजे, वह लहजा सु यामिंग के प्रति वाकई तिरस्कारपूर्ण लगता है। यामिंग! हाय उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। तुम इतनी गप्पी कब से हो गई? मोरंग यान बस हंस दी। बात बस इतनी है कि सु यामिन मुझे हमारी पटकथा की उस अलग थलग रहने वाली मुख्य महिला अभिनेत्री की बहुत याद दिलाती है। यह थोड़ा रोमांचक है। सच में मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दरअसल उपन्यास में जिक्र था कि सु यामिन के गु परिवार के पीछे पड़ने से पहले मूल मेजबान के प्रति उसका रवैया साफ तौर पर नरम हो गया था। इसने मूल मेजबान को विश्वास दिला दिया कि सु यामिन उसके प्यार में पड़ गई है। जब गु परिवार बेफिक्र था तो उसने उन्हें आसानी से गिरा दिया। उसने मूल मेजबान को स्वर्ग से नरक में फेंक दिया। अब सु यामिंग के सेट पर आने की खबर अभी भी ट्रेंड कर रही है। हर कोई सोचता है कि सु यामिंग मुझे पसंद करती है, लेकिन क्या हुआ अगर उसने कल रात मुझे चूमा? उसे अभी भी मुझसे घिन आती है और एलर्जी है। इसका मतलब है कि गु परिवार को तबाह करने की उसकी योजना पहले ही शुरू हो चुकी है। मुझे अपने पैसे कमाने के प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। जब मैं सेट पर पहुंचा तो मैं चीजों को तेज करने के लिए आज रात ओवरटाइम शूटिंग पर चर्चा करने के लिए सीधे निर्देशक के पास गया। मैंने लगभग हर दृश्य को एक ही टेक में सही कर लिया। दोपहर लगभग 3 बजे सु यामिंग एक मीटिंग की तैयारी कर रही थी। उसका फोन बजा। यह मोरंग यान और मेरे किसिंग सीन की एक फोटो थी। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने तुरंत मुझे संदेश भेजा। अगर मैं तुम्हें 6-9 बजे तक घर पर नहीं देखती तो मैं पुलिस को तुम्हें ढूंढने के लिए कहूंगी। संदेश भेजने के बाद उसने फोन को अपनी मेज पर पटक दिया। जब मैंने ब्रेक के दौरान संदेश देखा तो मैं आग बबूला हो गया। कल रात सु यामिन को इतनी घिन आई कि वह अपनी त्वचा को रगड़ना चाहती थी। मुझे लगा कि यह उसे कम से कम 10 दिन या आधे महीने तक दूर रखेगा, लेकिन पूरा एक दिन भी नहीं बीता था कि वह मुझे फिर से धमकी दे रही थी, इस डर से कि अगर मैंने कॉल किया तो मैं अपना आपा खो दूंगा। मैंने वापस टेक्स्ट किया, क्या तुमने कल रात नहीं कहा था कि मैं आज शूटिंग कर सकता हूं? मेरे आज के दृश्य रात 10 बजे के बाद तक खत्म नहीं होंगे। सु यामिंग एक मीटिंग के बीच में थी। कमरे में कोई भी उसकी डांट से नहीं बच पाया। हर कोई अपना सिर झुकाए बैठा था, हिलने से भी डर रहा था। एक भी इंसान ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वे सभी उससे निकल रहे गुस्से को महसूस कर सकते थे। कमरे में तनाव दम घुटने वाला था। जब मैंने संदेश भेजा तो दफ्तर में सन्नाटा पसरा था। सु यामिंग ने फोन उठाया और उस पर नजर डाली। अगले ही सेकंड उसने उसे कॉन्फ्रेंस टेबल पर पटक दिया। उस आवाज से हर किसी का दिल धक से रह गया। सु यामिंग के चेहरे का भाव और ठंडा हो गया। कंपनी तुम्हें कुछ न करने के लिए पैसे नहीं देती। इसे देखो, क्या यह उस तरह का कचरा है जो तुम मेरे पास लाते हो? क्या यह पेश करने लायक भी है? 30 मिनट की मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा खींच गई। मैंने संदेश भेजा, कोई जवाब नहीं। मैंने कॉल किया, उसने मेरा कॉल काट दिया। समय पर फिर से नजर डालते हुए मेरे पास कार बुलाने और घर की तरफ भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब मैं घर पहुंचा तो सु यामिंग वहां नहीं थी। मैंने उसे कॉल किया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ठंडक से कॉल काट दिया। मैंने अपने दांत पीसे और उसे संदेश भेजा, मैं घर आ गया हूं, तुम कब वापस आ रही हो? सु यामिंग ने जवाब दिया, चूंकि तुम घर पर हो, खाना बनाओ। मुझे मसालेदार गोमांस और उबली हुई मछली के स्लाइस चाहिए। मैं पहले से ही अंदर उबल रहा था। जब तक मैंने खाना बनाना खत्म किया, सु यामिंग आखिरकार घर आ गई। मैं अपना गुस्सा नहीं रोक सका। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत आगे निकल गई हो? तुम मुझे प्रताड़ित कर सकती हो, लेकिन क्रू ने कुछ गलत नहीं किया। पिछली बार जब मैंने तुमसे अपनी मीटिंग स्थगित करने के लिए कहा था तो तुमने कहा था कि तुम्हारे कर्मचारियों की जान मेरी जान से ज्यादा जरूरी है, और अब तुम मेरी वजह से हर किसी को देरी होने दे रही हो। क्या उनकी जान अब मायने नहीं रखती? यह पहली बार था जब सु यामिन ने मुझे बिना रुके सच में गुस्से में देखा। यह सब बस उस औरत के साथ एक दृश्य फिल्माने के लिए। सु यामिंग ने मुझे देखा, उसकी नजर पढ़ने लायक नहीं थी। तुम इस बात पर पागल हो? क्या होगा अगर मैं तुम्हें फिर से अभिनय करने से मना कर दूं? मेरी मुट्ठी भींच गई। बस बहुत हो गया था। तो फिर तुम मुझे जेल में ही डाल दो। हवा तुरंत जम गई। सु यामिन की ठंडी तेज नजर सन्नाटे में धीरे धीरे जम रही थी।
मुझे लगा कि सुयामिंग अभिगु परिवार को गिराने की योजना बना रही होगी। मुझे शर्त लगी है कि वह अभी उन पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाएगी। खामोश गतिरोध में हवा तनाव से चिंगारी मारती हुई लग रही थी, जब तक कि मैंने सुयामिंग को धीरे धीरे अपना फोन निकालते हुए नहीं देखा। ठीक मेरे सामने उसने डायलर खोला और पुलिस का नंबर डालना शुरू कर दिया। यह देखकर कि सुयामिंग सच में कॉल करने वाली है, मैं घबरा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। मैं बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, जो तुम कहोगी। सुयामिन ने मेरे डरपोक और चापलूसी भरे अभिनय को ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया का सबसे ठंडा मजाक सुना हो। तुम पहले ही भूल गए जो मैंने कल कहा था। मेरे निर्दोष और आहत भाव को देखकर सुयामिंग ने अपने होंठ फिर से ठंडक से सिकोड़े। उसने अपना फोन उठाया और मुझे एक फोटो दिखाई। इसे तुम न भूलना कहते हो। मैंने एक नजर डाली। यह सेट पर मोरंग यान और मेरे किसिंग सीन की एक फोटो थी। मेरे सीने में बिंदुओं की पंक्तियां दौड़ गईं। तो यह महिला एक फोटो पर अपना दिमाग खो बैठी। क्या उसने मुझे घर आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, या वह बस एक ईर्ष्यापूर्ण दृश्य का अभिनय करना चाहती थी? लेकिन अभी के लिए मैं बस स्पष्टीकरण दे सकता था। कोई वास्तविक चुंबन नहीं था, बीच में उंगलियां थीं। वे इसी तरह दृश्य फिल्माते हैं। मैंने सुयामिंग की तरफ देखा, आगे बढ़ा और उसकी कमर को गले लगा लिया। हमने आज बहुत सारे भावनात्मक दृश्य फिल्माए। मोरंगयान ने मुझे आंखों के अभिनय की कुछ तकनीकें सिखाई। भले ही तुम किसिंग सीन की अनुमति दे देती, मैं उन्हें नहीं करता। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं चूमना चाहता हूं वह तुम हो। सुयामिन ने मुझे बिना किसी बनावटी मुस्कान के देखा। बस उसकी आंखों में सच्ची स्नेह की एक झलक थी। उसकी नजर में ठंडक कम हो गई। उसकी आंखें अब भावनाओं से भरी थीं। उसने अपनी बर्फीली नजर वापस खींची। अगले ही सेकंड मेरे होंठ उसके होंठों पर थे। मैंने उसे मुश्किल से 2 बार चूमा ही था कि सुयामिंग ने इसके बजाय नियंत्रण ले लिया। एक पल के लिए मुझे सच में बुरा लगा, लेकिन अगले ही सेकंड सुयामिंग ने मुझे धक्का दे दिया। मैंने उसके असहज भाव को देखा और पुष्टि की कि उसे अभी भी मुझसे घिन आती है। मैंने जारी रखा, मुझे लगा कि तुम पहले से अलग हो, कि शायद तुम मुझे थोड़ा पसंद करती हो, लेकिन पता चला कि तुम अभी भी मुझसे इतनी नफरत करती हो। मैंने एक आहत, टूटे हुए दिल का भाव बनाया। यह कहने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन सुयामिंग ने अचानक मुझे वापस खींच लिया और मुझे फिर से चूमा। मैं उसकी अचानक तीव्रता से दंग रह गया। क्या हो रहा है? साफ तौर पर घृणा है, फिर भी उसने स्वेच्छा से मुझे क्यों चूमा? इस बार सुयामिंग ने बस कुछ चुंबनों के बाद छोड़ दिया। उसने मुझे ठंडक से देखा और कहा, जूहे हेओमिंग, जब तक तुम अच्छा व्यवहार करोगे मैं तुम्हें पसंद करने की कोशिश कर सकती हूं। मैं थोड़ा भ्रमित था। सच में? सुयामिंग ने और कुछ नहीं कहा और खाने की मेज की तरफ चल दी। मैंने सुयामिंग की पीठ देखी और दिमाग में पटकथा को ऐसे दोहराया जैसे कोई विचार मंथन हो। क्या यह हो सकता है कि गु परिवार को तबाह करने की पटकथा तेज हो रही है? क्या सुयामिंग मेरे प्रति अच्छी होने लगी है, मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह प्यार में पड़ रही है? एक पल सोचने के बाद मैं उसके पीछे पीछे गया। चूंकि सुयामिंग मेरे साथ अभिनय करना चाहती है तो मैं भी साथ दूंगा। फिर मैं सुयामिंग को खाना और व्यंजन परोसता हूं, उसके सामने चौकस अभिनय करने की कोशिश करते हुए। सुयामिंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। मैंने तुरंत चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या इसका स्वाद खराब है? उसने गोमांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और कहा, स्वाद पहले जैसा ही अच्छा है। मैंने सुयामिन को फिर देखा। वह बस मुझे घूरती रही बिना बोले। तुम्हें यह पसंद नहीं है? मैंने वह गोमांस लिया जो मैंने उसके कटोरे में डाला था और उसे अपने कटोरे में रख लिया। फिर उसे दूसरा व्यंजन दिया। इसके बजाय इसे आजमाओ, सुयामिन आखिरकार बोली। मुझे देखकर ऐसे मत मुस्कुराओ। वह बता सकती थी कि मेरी मुस्कान बनावटी थी। मैं पहले भी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता था और उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह मांगे कर रही है। लगता है वह सच में चाहती है कि मैं विश्वास करूं कि वह मुझे पसंद करने लगी है। वह चाहती है कि मैं भी उसके प्यार में पड़ जाऊं। मैंने उसे बार बार देखा। आखिरकार सुयामिंग पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, क्या तुम्हें मेरी अनुरोध से कोई समस्या है? मैंने अब अपनी मुस्कान वापस ले ली। बस सोच रहा था कि तुम खाते हुए सच में अच्छी लगती हो। सुयामिंग ने मुझे एक नजर दी और फिर अपना सिर झुकाकर खाना जारी रखा। उसने मुझे चुपचाप देखने दिया। मैंने अपने अंदाजे की पुष्टि की। मैं अभिनय की अपनी सामान्य दुष्ट शैली को छोड़ने और सुयामिन की स्नेहपूर्ण नजर के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा हूं। खाने के बाद मुझे लगा कि मेरा अभिनय कौशल खत्म हो रहा है। सुयामिंग उपन्यास में मुख्य महिला अभिनेत्री के रूप में उसे बेवकूफ बनाना मुश्किल माना जाता है। खुशकिस्मत से खाने के बाद सुयामिंग ने मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं की। सफाई करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में गया और अनाथ को संदेश भेजा।
मैंने कंपनी की स्थिति के बारे में पूछा और उसे फिर से सुयामिंग से सावधान रहने की याद दिलाई। जैसे ही मैं लेटा और अपना फोन उठाया, मैंने सुयामिंग का एक संदेश देखा। मैं काफी हैरान था। मैं उठा और उसके कमरे में गया। अतीत में जब भी मैं उसे देखता था, मैं उसे बिना छिपाए पाने की अपनी इच्छा व्यक्त करता था, लेकिन अब मैं सतर्कता से बिस्तर के पास खड़ा था। सुयामिंग को बिना कुछ कहे चुपके से देख रहा था। आशान्वित और आरक्षित दोनों दिख रहा था। सुयामिन की आंखें तीव्र हो गईं। उसने हाथ बढ़ाया और मुझे बिस्तर पर खींच लिया। फिर भारी चुंबनों की बौछार आई। कुछ देर बाद सुयामिंग पीछे हट गई। भारी सांसें लेते हुए मैंने उसकी आंखों में अशांत भावना देखी। वह मेरे प्रति घृणा थी। उसने कुछ नहीं कहा और मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं बस मूर्ख बना रहा और उसे देखता रहा। हम बस एक दूसरे को चुपचाप ऐसे ही घूरते रहे। हम जितना ज्यादा देखते, सुयामिन की नजर का विरोध करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल होता। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में स्नेह है। सुयामिंग संभली और मुझे फिर से चूमने के लिए झुकी। यह कुछ बार दोहराया गया, इससे पहले कि सुयामिंग ने आखिरकार मुझे जाने दिया। तुम अब जा सकते हो। क्या यह पसंद करने की कोशिश करने का अभिनय है? चूमना लेकिन मुझे छूने ना देना। तो वह मुझे अभी पसंद नहीं करती। मैंने सुयामिन को एक आहत नजर दी, जैसे मैं उसका प्यार न मिलने से दुखी हूं। फिर उसकी धुंधली और पढ़ने लायक न होने वाली नजर तले मैं उठा और चला गया। अगली सुबह लगभग 4 या 5 बजे, चूंकि कैब बुलाना मुश्किल था, मैंने खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने सुयामिंग को एक संदेश भेजा कि मैं सेट पर जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ दलिया बनाया है और उसे रसोई में छोड़ दिया है। जब तुम जागो तो खाना मत भूलना। सुयामिंग ने जवाब दिया। किसने कहा कि तुम अभिनय करने जा सकते हो? जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने सुयामिन का संदेश देखा। मैं कोसने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन आखिरकार उस औरत ने अपना सिर झुकाया और जवाब दिया। क्या तुमने कल रात नहीं कहा था कि तुम पसंद करने की कोशिश करोगी? मेरे काम का समर्थन करो। क्या यह पसंद करने की कोशिश करने का पहला कदम नहीं है? सुयामिंग ने जवाब दिया। मैंने वह इस शर्त पर कहा था कि तुम अच्छा व्यवहार करोगे। क्या मैंने पर्याप्त व्यवहार नहीं किया? मैं कल रात रुकने के लिए बहुत बेताब था, लेकिन तुमने मुझे जाने के लिए कहा और मैं चला गया क्योंकि तुमने कहा था कि तुम पसंद करने की कोशिश करोगी। मैंने इसे गंभीरता से लिया। मैं इंतजार करने को तैयार हूं। सुयामिंग ने एक पल सोचा और फिर से जवाब दिया। तुम अभिनय कर सकते हो, लेकिन तुम्हें रात को घर आना होगा। वह आखिरकार मान गई। मैंने सुयामिन के अत्यधिक अनुरोध को सहन किया। दोपहर के भोजन के दौरान मैं सुयामिन को संदेश भेजना नहीं भूला। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आज फुयामिन ने मेरे लिए वापसी का समय तय नहीं किया। मैंने शाम लगभग 6 बजे शूटिंग खत्म की। मैंने उसे एक संदेश भेजा। मैं आज के लिए खत्म कर चुका हूं, अब वापस आ रहा हूं। जब तक मैं घर पहुंचा, रात के 8 बज चुके थे। मैंने सुयामिन के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे बधाई दी। मैं वापस आ गया हूं। सुयामिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, यहां आओ। मैं उसके पास गया। अगले ही सेकंड सुयामिन ने मुझे बड़े बिस्तर पर खींच लिया। हमारी नजरें मिली जैसे ही मैंने उसे देखा। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? सुयामिन ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसका कोमल चुंबन मुझ पर पड़ा, ठीक जैसे मैं उसके अग्रिमों को नहीं संभाल सका। सुयामिन ने मुझे कल रात की तरह फिर से धक्का दे दिया। बहुत ज्यादा सहन कर रही है। उसने घृणा में मुझे बार बार चूमा। फिर वह शॉवर लेने चली गई। वह साफ तौर पर मुझे नापसंद करती है, फिर भी वह जानबूझकर मुझे इस तरह चिढ़ाती है जिससे मुझे उससे और उम्मीदें हों। कोई आश्चर्य नहीं कि वह किताब में मुख्य महिला अभिनेत्री है। वह सच में जानती है कि लोगों के दिलों के साथ कैसे खिलवाड़ करना है। मैं लगभग उसके लिए तालियां बजाना चाहता हूं। मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं वापस अपने कमरे में गया और सो गया। अगली सुबह है, मैं जल्दी उठा और फिर से सेट की तरफ चल दिया। बस हर दिन आने जाने में सड़क पर 4 घंटे से ज्यादा लगते हैं, और जब मैं वापस जाता हूं तो करने को कुछ और नहीं होता। बस सुयामिन मुझे अभिनय को जारी रखने के लिए कुछ किसिंग सीन के लिए अंदर खींचती है। पहला नाटक लगभग पूरा फिल्माया जा चुका है। फिर प्रचार और अगले प्रोजेक्ट के लिए फिल्मांकन आता है। साथ ही मुझे एक नई पटकथा लिखनी है। मेरे पास बिल्कुल भी पर्याप्त समय नहीं है। मैं अब और उपकरण नहीं बनना चाहता। ब्रेक के दौरान मैंने मोरंग यान की तरफ देखा और पूछा, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूं? मोरंग यान ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई बस कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने पानी लिया जो उसने मुझे थमाया था और एक घूंट भरा। यह सच में व्यर्थ नहीं गया। शाम को लगभग 4 बजे उसकी देखभाल करना। मैंने सुयामिन को एक संदेश भेजा कि अब वापस जा रहा हूं। मैं आज रात थोड़ा जल्दी वापस आऊंगा। तुम क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। सुयामिन ने जवाब दिया, कुछ भी ठीक है। उसने वास्तव में कुछ खास नहीं मांगा।
पसंद करने की कोशिश करने का उसका अभिनय सच में कायल करने वाला है। मैं हार नहीं सकता, मुझे उससे भी बेहतर अभिनय करना है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा मसालेदार पेट का मांस बनाऊंगा और कुछ उबली हुई मछली भी। सु यामिंग मुस्कुराई और पूछा कि क्या मुझे कुछ चाहिए? नहीं, मैं इन दिनों तुम्हारे लिए खाना बनाने में बहुत व्यस्त रहा हूँ। अब जब मेरे पास आखिरकार समय है तो मैं यह सब तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूँ। लगभग 5 बजे सु यामिंग का फोन लगातार बज रहा था। उसने उसे उठाया और एक नजर डाली। हमारे करीबी दोस्तों के ग्रुप चैट ने फिर से एक ट्रेंडिंग टॉपिक धकेला था। गु हेयोमिंग एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया है। सु यामिंग ने ट्रेंडिंग पोस्ट पर क्लिक किया। यह मेरे बारे में था। वह लाल स्पोर्ट्स कार एक पुल से टकरा गई थी। आगे का बम्पर पूरी तरह से टूट गया था। मैं हॉट टॉपिक पोस्ट में दिखाई नहीं दे रहा था और इसमें मेरी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। सु यामिंग ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसने जल्दी से मुझे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे हर बार एक ही जवाब मिला। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी व्यस्त है। सु यामिंग चिंतित होकर घूमी और बाहर की तरफ भागी। वह बाहर चली गई। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। मोरंगन ने मेरे लिए जो चेरी छीली थी उसे खा रहा था और अपनी माँ के कॉल का जवाब दे रहा था। माँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ मामूली खरोंचे हैं। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सु यामिंग कार में बैठ गई। जब उसने मुझे 10वीं बार कॉल किया तो कॉल आखिरकार लग गया, लेकिन सु यामिंग ने जो सुना वह एक महिला की आवाज थी। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। जू कहाँ है? हेयोमिंग मंगयान मुझे बड़ी भूख के साथ चेरी का आनंद लेते हुए देख रही है। आह, वह अभी भी बेहोश है। सु यामिंग की फोन पर पकड़ मजबूत हो गई। वह कहाँ है? तुम पता क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें परवाह भी है कि वह जिंदा है या मर गया? अगर तुम्हें उसके लिए थोड़ी सी भी चिंता होती तो वह सिर्फ तुम्हारे लिए फिल्मांकन के बीच हर दिन आगे पीछे नहीं दौड़ रहा होता और फिर यह कार दुर्घटना नहीं होती। खाते हुए मैंने मोरंगयान को अंगूठा दिखाया। कॉल खत्म करने के बाद मैंने तारीफ की, तुम सच में जानती हो कि इसे कैसे जमा करना है? मोरंगयान ने मुझे फोन वापस थमा दिया। मैं एक अभिनेत्री हूँ, इस तरह का दृश्य कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम दोनों की शादी नहीं हुई है? क्या वह तुम दोनों की परवाह नहीं करती? बस उससे सीधे बात क्यों नहीं करते? इस तरह का प्रदर्शन करने का जोखिम क्यों उठाना? मैंने अपने हाथ में चेरी का कटोरा मोरंगयान को थमा दिया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जब सु यामिन अस्पताल की तरफ भागी तो कमरा लोगों से भरा था। मैं सिरहाने के सहारे बैठा था। हर किसी को दिखा रहा था कि मैं ठीक हूं। मैंने तुम्हें बताया कि मैं ठीक हूं। मैं बस डर से बेहोश हो गया था। सच में मैं ठीक हूं। मां रास्ते भर चिंतित रही थी। एक बार जब उसने पुष्टि कर ली कि मैं ठीक हूं तो उसकी आंखें लाल हो गईं। तुमने मुझे डराकर मार ही डाला। तुम ऐसे पुल से कैसे टकरा सकते थे? क्या तुम हाल ही में फिल्मांकन में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो? हमारे पास घर पर पैसों की कमी नहीं है। तुम इस नाटक को फिल्माना बंद क्यों नहीं कर देते? देखो तुम हाल ही में कितने दुबले हो गए हो। मैं बस यही सोच रहा था कि सु यामिंग से कैसे निपटना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे पूरा परिवार सचेत हो जाएगा। यह देखकर कि वे कितने चिंतित थे, मुझे थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। माँ, मैं अभिनय को लेकर गंभीर हूँ। मैं अपना करियर भी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूसरे मुझे नई नजरों से देखें। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं। मैं वादा करता हूँ कि अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। माँ और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पिताजी आगे बढ़े और मुझे दिलासा दिया। बेटा, जिस चीज से तुम प्यार करते हो उसे ढूंढना आसान नहीं है। ह्योमिंग के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। थोड़ी कठिनाई युवाओं के लिए अच्छी होती है। मोरंगयेन ने दरवाजे पर सु यामिंग को देखा। उसने जल्दी से हल्की खांसी की। मैंने सहज रूप से उधर देखा। जब मैंने सु यामिंग को देखा तो मैंने तुरंत कहा, ठीक है, अब तुम सब घर जा सकते हो। मेरी पत्नी यहाँ है, वह मेरे साथ अकेली रह सकती है। मोरंगयेन ने सु यामिंग को चलते हुए देखा और जल्दी से कहा, अंकल एनी, भाई ह्योमिंग दुर्घटना का शिकार हुए क्योंकि वे राष्ट्रपति सु को देखने के लिए वापस भागे थे। आपको कुछ करना होगा। भाई ह्योंग अपनी पत्नी के लिए अपनी सेहत की परवाह किए बिना हर दिन दौड़ नहीं सकते। यह उनके शरीर के लिए सहन करना बहुत ज्यादा है। पिताजी के चेहरे का भाव तुरंत काला पड़ गया। क्या यह सच है? मैंने समझाने के लिए बात की। मैं बस परिवार और काम को संतुलित करना चाहता था। माँ ने सु यामिंग की तरफ देखा जो पास आ गई थी और कहा, यह तुम्हारे लिए बहुत थका देने वाला है। अब जब यामिन यहाँ है, हम पहले वापस चलेंगे। यामिन, उसे कुछ समझदार बात बताओ। यह हर दिन आगे पीछे दौड़ना बस थका देने वाला है। वह हमारी बात नहीं सुनेगा, लेकिन तुम्हारी सुनेगा। अनाथ ने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा, बस किनारे खड़ी देखती रही। मैं पीछे झुक गया और सु यामिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। अचानक मुझे समझ में आया, पुराना मैं उसे एक नजर में देख सकता था, लेकिन अब
वह मुझे नहीं पढ़ सकती, वह नहीं बता सकती कि मेरे कौन से शब्द सच हैं और कौन से झूठ। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं सु यामिंग से प्यार नहीं करता, तो उसने विश्वास कर लिया। मैंने सु यामिंग की तरफ देखा। मेरी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। मुझे माफ करना, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा। लेकिन सु यामिंग सन्नाटे में बिस्तर के पास खड़ी रही। उसकी नजर गहरी और पढ़ने लायक नहीं थी। मैंने सन्नाटे को तोड़ा और बात की। क्या तुम नाराज हो? अगर तुम सच में नाराज हो तो मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाने जाऊंगा। सु यामिंग ने अभी भी एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे चुपचाप देखती रही जब तक कि मैं कुछ करने के लिए उठने ही वाला था। सु यामिंग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और मुझे वापस बिस्तर पर धकेल दिया। उसने बिना बोले मुझे घूरा। क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो? लेकिन मैं सच में ठीक हूं। तभी सु यामिंग धीरे से बोली, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने सिर हिलाया। उसने मेरे पतले चेहरे की तरफ देखा। उसकी आवाज अब चिंता से भरी थी। भले ही तुम्हें भूख न लगी हो, फिर भी तुम्हें खाना होगा। मुझे इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। आशान्वित लेकिन साथ ही सतर्क भी। फिर मैं कुछ ऐसा खाना चाहता हूं जो तुम बनाओ। इसे कहने के बाद मैंने लगभग खुद को अंगूठा दिखाया। मैं देखना चाहता था कि सु यामिंग कैसी प्रतिक्रिया देगी। उसने मुझे काफी देर तक बिना एक शब्द कहे देखा। साफ तौर पर हिचकिचा रही थी। यकीनन उसने आखिरकार जवाब दिया, हम सिर्फ टेक आउट ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी आंखें निराशा से धुंधली हो गईं। फिर तुम जो भी ऑर्डर करोगी मैं वही खाऊंगा। उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। अगली बार जब हम घर पर होंगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। मैंने थोड़ा देर से प्रतिक्रिया दी, हैरान होकर। सच में? सु यामिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे चूमो और मेरा मतलब वही होगा। मैंने अपने दिल में उसके अभिनय की तारीफ की। उसने मुझे पसंद करने का किरदार बिना किसी कमी के निभाया। पीछे न रहते हुए मैंने तुरंत जवाब दिया, उसे एक चुंबन दिया और फिर एक और। अपनी खुशी पूरी तरह से प्रदर्शित करते हुए। जब मैं जिंदा था, मैं इतना गरीब था, मैंने कभी प्यार का अनुभव भी नहीं किया। मैं बस वीडियो में महिलाओं को देखकर लार टपका सकता था। अब जब मैं एक किताब में दाखिल हुआ हूं तो मेरे पास पूरा जंगल रखने की दौलत है। फिर भी मैं एक विवाह अनुबंध में फंसा हूं। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं चूम सकता हूं वह सु यामिंग है और मैं सिर्फ उसे ही चूम सकता हूं। मुझे उसे छूने की भी अनुमति नहीं है। यह सच में अब तक का सबसे दुखद संचरण है। लेकिन कम से कम शादी इस साल खत्म हो जाएगी। एक बार जब हमारा तलाक हो जाएगा तो मैं हर एक रात खुद को जंगल के आगोश में फेंक दूंगा। सु यामिंग को अंदाजा नहीं था कि मैं कैसा सपना देख रहा हूं। उसने मेरे लिए खाना ऑर्डर करने के लिए अपना फोन निकाला। वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए जाहिर है वह नहीं जानती थी कि मुझे क्या खाना पसंद है। वह सिर्फ परिवार के रात के खाने में पिछली बार की अपनी याददाश्त पर निर्भर रह सकती थी और उन व्यंजनों का ऑर्डर दिया जो मैंने सबसे ज्यादा खाए थे। ऑन ऑर्डर करने के बाद उसने मुझे खाली नजर से उसे घूरते हुए देखा। सु यामिंग हिचकिचाई। तुम क्या सोच रहे हो? मैं अपने सपने से बाहर आया और जल्दी से कहा, मैं बस सोच रहा हूं तुम अचानक मेरे प्रति इतनी अच्छी हो गई हो। क्या मैं सपना देख रहा हूं? सु यामिंग की नजर थोड़ी बदली। फिर उसने हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को पिंच किया। क्या दर्द हुआ? मैं हाँफ उठा। हाँ, दर्द हुआ। सु यामिंग हंस पड़ी। तो यह सच है, मुझे वास्तव में चोट नहीं लगी थी। खाना खाने के बाद मैं सु यामिंग के साथ होटल वापस गया। मुझे सु यामिंग के साथ कमरा साझा करने की बिल्कुल चिंता नहीं थी। शॉवर लेने के बाद मैं पिछली बार की तरह चुपचाप सोफे पर सो गया। मैंने अपना फोन ब्राउज किया और एक ट्रेंडिंग पोस्ट देखी जिसमें कहा गया था कि सु यामिंग मेरे लिए 5 रेड लाइट पार करके दौड़ी। मैंने क्लिक किया और देखा कि यह सच में उसकी कार थी। कार तेज गति से चल रही थी, लेकिन रेड लाइट पार करने का कोई सबूत नहीं था। विशिष्ट क्लिकबेट हेडलाइन, टिप्पणी अनुभाग हमारे सच्चे प्यार की तारीफ करने वाले लोगों से भरा था। जाहिर है मुझे विश्वास नहीं था कि सु यामिंग मुझे पसंद करती है। मुझे शक भी था कि उसने वह ट्रेंडिंग टॉपिक खुद खरीदा होगा। अपने शॉवर के बाद सु यामिंग बाहर आई और मुझे सोफे पर लेटे हुए देखा। वह पास आई और मुझे बिस्तर पर खींच लिया। फिर एक और गहरा चुंबन आया। इसके खत्म होने के बाद सु यामिंग ने अचानक कहा, आज रात बिस्तर पर सो जाओ। मैं जानता था कि अगर उसने मुझे छुआ तो उसे घिन आएगी, इसलिए मैंने अच्छा व्यवहार किया और कुछ नहीं किया। बस सु यामिंग को मुझे कंबल देते हुए चुपचाप देखता रहा। जब उसने बत्ती बुझाई तो कमरे में तुरंत अंधेरा छा गया। मुझे आखिरकार अब अभिनय नहीं करना था। मैं पलट गया और सु यामिंग की तरफ पीठ करके सो गया। बिस्तर पर लेटी हुई सु यामिंग ने मेरी मुड़ी हुई पीठ की तरफ देखा। अभी भी बत्ती बुझाने से पहले मेरी आंखों में प्रत्याशा के भाव के बारे में सोच रही थी। जैसे ही मुझे नींद आने लगी, एक महिला मुझ पर दबाव डालने लगी।
एक वायुरोधी निकटता। मैं सुयामिंग के शरीर का तापमान भी महसूस कर सकता था। हमें सोने से पहले भी अभिनय करना पड़ा, जैसे कि हमने पहले ही इसका इंतजार किया था। मैं उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए पलट गया। मैंने महसूस किया कि सुयान बिंग का शरीर जाहिर तौर पर तन गया, लेकिन उसने फिर भी अपना हाथ मेरी कमर के चारों तरफ लपेट लिया। एक सामान्य जोड़े की तरह हम दोनों ने चूमा। अंधेरे में इंद्रियां तेज और रूपांतरित हो गईं। मुझे भ्रम हुआ कि सुयामीन मुझसे प्यार करती थी। ठीक जब मैं और ज्यादा पाने के लिए तड़प रहा था, सुयामिंग ने उखड़ी हुई सांसों के साथ मेरा बेचैन हाथ पकड़ लिया। मैं बाथरूम जा रही हूं, तुम पहले सो जाओ। सु यामिंग बाथरूम चली गई। मैं जानता था कि उसे इसे संभालने में बहुत घिन आ रही थी। मुझे थकान महसूस हुई। साफ तौर पर मेरे स्पर्श से घृणा है, फिर भी उसे मुझे एक सामान्य आदमी की तरह छूना पड़ा, साधु की तरह नहीं। हर बार जब उसने मुझे लुभाया तो वह मुझ पर ही पलट गई। क्या उसने कभी मेरी भावनाओं पर विचार किया? जब मैं सोया, सुयामिंग अभी भी बाहर नहीं आई थी। सुबह मैं सुयामिन के चुंबन से अस्पष्ट रूप से जाग उठा। मैंने अपनी नींद भरी आंखें खोली और उसे देखा। वह पहले ही पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मैं जा रही हूं, ठीक है? रास्ते में सावधानी रखना, धीरे गाड़ी चलाना। मैं जाग गया था और फिर से सो नहीं सका, इसलिए मैं उठा और जाने का समय होने तक टाइप करता रहा। मैंने मोरंग को नाश्ता करने के लिए पूछा, कैसा रहा? क्या तुम्हें वह परिणाम मिला जो तुम चाहते थे? मैं मुस्कुराया और मोरंग यान को जवाब दिया, कल मेरा शादी करना उसे मदद करने जैसा था। मेरी मां ने सुयामिंग से मुझे आगे पीछे यात्रा न करने के लिए मनाने के लिए भी कहा, लेकिन सुयामिन ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने समय चेक किया। खाते समय मैंने उसे संदेश भेजा, क्या तुम पहुंच गई हो? सुयामिन ने जल्दी जवाब दिया, बस अभी पहुंची। मैंने एक देखभाल करने वाले बॉयफ्रेंड होने का ढोंग जारी रखा। नाश्ता किया? नहीं, बस एक साधारण 2 अक्षरों का जवाब। मैंने तुरंत सुयामिंग के लिए नाश्ता ऑर्डर किया। तुम्हारे लिए खरीदा है, बाद में खाना याद रखना। यह सब करने के बाद मैंने उसे एक अस्थायी संदेश भेजा, मैं आज रात जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा ताकि कल रात जो दावत मिस हो गई थी उसकी भरपाई कर सकूं। सुयामिंग ने बस जवाब दिया, ठीक है। उसने मुझे बेफिक्र कर दिया। क्या हो रहा है? क्या वह मुझसे प्यार करने का ढोंग नहीं कर रही थी? अब ढोंग करना क्यों बंद कर दिया? मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। वैसे भी अब मेरे पास काफी बहाने हैं। मैं यकीनन फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। आज के दृश्य खत्म हो रहे थे। फिल्मांकन बेहद सुचारू रूप से चला। उसी समय सुशी के अपने कलाकार के लिए पत्रिका शूट पर फोटोग्राफर लू जिनियन पर लगातार नुक्ताचीनी कर रहा था। हालांकि सुयामिंग ने मेरे लिए रेड लाइट पार करके दौड़ने की सुर्खियां बटोरी, जिससे वह पूरी रात जागी रही। काम तो काम है। वह अभी भी ध्यान केंद्रित रखे हुए था और महसूस कर रहा था कि वह ठीक कर रहा है, लेकिन फोटोग्राफर बस संतुष्ट नहीं था। आखिरकार वह बस रुक गया। लू जिनियन, जाओ थोड़ा ब्रेक लो और अपनी लय ढूंढो। यहाँ हर किसी का समय बर्बाद मत करो। सुकुन, यहाँ आओ, चलो पहले तुम्हारा शूट करते हैं। लू जिनियन सुयामिंग के बारे में सोचता रहा। उसकी पूरी स्थिति खराब थी। उसने सुयामिंग से कुछ पूछने के लिए अपना फोन निकाला। फिर सेट पर सुयामिंग को मेरा इंतजार करते हुए एक फोटो देखी। मेरी नजर चाहे कहीं भी पड़े, सुयामिंग की आंखें हमेशा मुझ पर ही थीं। लू जिन और सुयामिंग को कॉल करने से खुद को नहीं रोक सका। इस बीच मेरा मिजाज खराब था। उस दोपहर सुयामिंग चिंताओं से भरी सेट पर आई। हर कोई मुझसे ईर्ष्या करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं कितना चिढ़ा हुआ था। आज हमारे पहले दृश्य का अंत था, इसलिए दोपहर में मैंने अपने क्रू को पहले ही बता दिया था कि टीम के कुछ अभिनेता आज रात जश्न मनाने के लिए रात के खाने पर इकट्ठा होंगे। लेकिन दोपहर में सुयामिंग आ गई और मुझे उसे साथ लाना पड़ा। मुझे हर किसी के सामने उसे चूमना भी पड़ा ताकि यह छवि बनी रहे कि मैं उससे प्यार करता हूं। जहां तक मेरे प्रति उसके बेहतर रवैये और गू परिवार को बेफिक्र करने की बात है, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। कभी नहीं सोचा था कि मैं यह सब व्यक्तिगत रूप से झेलूंगा। पिछले कुछ दिनों के ट्रेंडिंग टॉपिक और मेरा व्यवहार यह दिखाने के लिए काफी है कि हमारे गो परिवार के पास यामिंग के खिलाफ कोई बचाव नहीं बचा है, और फिर भी वह अभिनय करती रहती है। क्या यह हो सकता है कि अनाथ पक्ष चीजों को रोक रहा हो? क्या सुयामिंग कुछ हासिल करने में विफल रही? ऐसा सोचते हुए मुझे नहीं पता था कि खुश होना चाहिए या नाराज। मैंने अपना गिलास उठाया और एक और घूंट भरा। अगले ही सेकंड मैंने सुयामिंग को मुझे देखते हुए देखा। वह अब मुझे क्यों देख रही है? क्या उसे फिर कुछ चाहिए? मैं ज्यादा नहीं सोचना चाहता था, बस सुयामिंग के लिए कुछ खाना चुना। उसी पल सुयामिंग का फोन बजा। जब उसने देखने के लिए उसे निकाला, मैंने उधर नजर डाली और देखा कि यह लू जिनियन था। मुख्य अभिनेता कॉल कर रहा था।
सुयामिंग बाहर कॉल लेने के लिए उठी। मुझे तुरंत हवा ताजा महसूस हुई। हर कोई स्पष्ट रूप से शांत भी हो गया। 2 मिनट बाद जब सुयामिंग कमरे में वापस आई तो उसने हर किसी को गिलास टकराते हुए देखा। कमरा हंसी और खुशी से भरा था। जैसे ही वह अंदर आई, माहौल तुरंत बदल गया। हर किसी की मुस्कान फीकी पड़ गई। मैंने बहुत समझदारी से पूछा, क्या कुछ हुआ है? अगर तुम व्यस्त हो तो जाओ, उसे संभालो। सुयामिंग मेरे पास बैठ गई और मुझे देखा। उसकी आंखें काली और पढ़ने लायक नहीं थीं। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैंने सुयामिन का हाथ पकड़ लिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं बस नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से दबाव महसूस करो। अगर कुछ है तो जाओ, उसे संभालो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुयामिन का चेहरा ठंडा बना रहा। मैं ठीक हूं। लू जिनियन ने बस एक साधारण फोन कॉल किया। मेरे दिल में मैंने कोसा, यह मुख्य अभिनेता बहुत कमजोर है। मुझे नहीं पता कि यह उदास होने की वजह से था, लेकिन मेरे पेट में पहले जो तकलीफ थी वह अब फाड़ देने वाले दर्द में बदल गई। मैं भौहें सिकोड़ने और उसे मलने से खुद को नहीं रोक सका। सुयामिंग तिरछी हुई। तुम्हारे पेट को क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने ज्यादा खा लिया। जब तक हम होटल वापस नहीं पहुंचे तब तक मेरे पेट का दर्द ज्यादा बार होने लगा। मुझे आखिरकार महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सुयामिंग ने मुझे बाथरूम से बाहर आते हुए देखा। मेरा चेहरा पीला था, पेट पकड़े हुए। मैं ऐसे चल रहा था जैसे हवा का झोंका मुझे गिरा सकता हो। क्या हुआ? अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है? नहीं, बस दस्त। मैं दर्द से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुयामिंग ने पीछे से मुझ पर दबाव डाला। मैं उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए बहुत दर्द में था। मैं अब अपना आपा नहीं रोक सका। सुयामिंग, मैं यहां मर रहा हूं। मैं अभी तुमसे प्यार करने के मूड में नहीं हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। सुयामिंग ने मेरे नखरे को नजरअंदाज किया और मेरे और करीब आ गई। मैं अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उसकी ठंडी आवाज आई, हिलना मत कमबख्त। यह औरत ऐसे समय में भी मुझे लुभाने की कोशिश कर रही है। मैं उसे कोसने ही वाला था जब उसका गर्म हाथ मेरे एब्स पर पड़ा और धीरे से मला। मैं वहीं जम गया। मेरा गुस्सा पिघलने लगा। सुयामिंग अथक रूप से मेरी मालिश करती रही। मुझे अपनी भावनाओं का वर्णन करना भी नहीं पता था। बेहतर महसूस करते हुए मैंने एक धुंधला एमआईएम दिया, लेकिन उससे बात करने का मन नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं था कि यह उसकी मालिश की वजह से था, लेकिन दर्द थोड़ा कम होता हुआ लग रहा था। हालांकि मैं स्पष्ट रूप से सुयामिन के शरीर को और अधिक प्रतिकारक प्रतिक्रिया करते हुए महसूस कर सकता था। उसे अभी भी मुझे छूने से घिना रही थी। आखिरकार सुयामिंग इसे और सहन नहीं कर सकी। वह उठी और बाथरूम में चली गई। जब तक किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया तब तक सुयामिंग बाथरूम से बाहर नहीं आई। साफ तौर पर उसने अपने हाथ और मुंह धो लिए थे। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा अप्रिय लग रहा था। पहली बार मुझे लगा कि सुयामिंग वाकई अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह जुट गई है। वह सच में प्रतिबद्ध थी। ज्यादातर लोगों की तुलना में ज्यादा मेहनत कर रही थी। उस रात मैं पूरे समय करवटें बदलता रहा। सुबह तक मेरे पेट का दर्द आखिरकार कम हो गया था। खुशकिस्मत से फिल्मांकन कल खत्म हो गया था, इसलिए मेरे पास कुछ दिन की छुट्टी थी। मैं बाथरूम गया और जब वापस आया तो मुझे नींद आने लगी, लेकिन सुयामिंग ने मुझे जगाने और उसके साथ चलने के लिए कॉल किया। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। मैं कहीं नहीं जाना चाहता था, मैं बस सोना चाहता था। सुयामिंग ने मुझे छोड़ दिया और मैं पलट गया। मेरी आधी नींद में मुझे लगा जैसे मुझे कई लोग उठा रहे हों, लेकिन मैं बस अपनी आंखें नहीं खोल सका। जब मैं आखिरकार जागा तो मैंने खुद को सुयामिंग की कंपनी के लाउंज में एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। बाथरूम का उपयोग करने के बाद मैंने सुयामिंग को रसोई में खाना बनाते हुए देखा। वहां चिकन सूप की गंध आ रही थी। वह मेरे लिए खाना बना रही थी। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, यह सच था। मैंने उसे अविश्वास से देखा। सुयामिंग ने मुझे देखा। उसका लहजा थोड़ा नरम हो गया। यहां आओ। मैं पास गया। सुयामिन ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हारे पेट में अभी भी दर्द है? बड़ा होते हुए मैंने हमेशा बीमारी को खुद संभाला है। किसी के द्वारा परवाह किया जाना दुर्लभ है, लेकिन ऐसा होता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे परिवार को तबाह करने वाला है। मैं मिश्रित भावनाओं के साथ उसके पास गया। सुयामिंग मेरे साथ अभिनय करती रही। ये काफी बेहतर है, धन्यवाद। हमने थोड़ा गले लगाया और मैंने महसूस किया कि सुयामिंग फिर से घृणा के साथ प्रतिक्रिया करने लगी है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। सुयामिंग ने मुझे एक नजर दी। वह नजर हजारों भावनाओं को ले जाती हुई लग रही थी। मुझे समझ नहीं आया और मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। अपना पेट पकड़े हुए मैंने माफी मांगी। मैं थोड़ी देर लेटने जा रहा हूं। मैं बस लेटा ही था, अपना फोन उठाया। एक संदेश का जवाब देने के बाद मैंने खबरें स्क्रॉल की और कुछ मनोरंजन गपशप पर नजर पड़ी।
उभरते हुए पुरुष स्टार चिनमिंग का जिक्र था और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर लू यान का भी। एक लू जिनियन का प्रतिद्वंद्वी था, दूसरा लू जिनियन का फोटोग्राफर था। लगता है कि वह आखिरी कॉल इन दोनों से निपटने के बारे में था। सु यामिंग लू जिनियन की इतनी परवाह करती है, फिर भी मेरे सामने ढोंग करती है। बस दिखाता है कि वह गु को गिराने के लिए कितनी दृढ़ है। जब सु यामिंग खाना लेकर अंदर आई तो मैं उसे थोड़ी देर तक देखने से खुद को नहीं रोक सका। सु यामिंग ने मुझे चिकन सूप का एक कटोरा थमाया। पहले सूप पियो। मैंने इसे लिया और एक घूंट भरा। मैंने उसे हैरानी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका खाना बनाना इतना अच्छा होगा। सु यामिन पास ही खड़ी रही, मुझे ध्यान से देखती हुई। इसका स्वाद कैसा है? मैंने एक और घूंट लिया और उसे देखा। यह स्वादिष्ट है, सबसे अच्छा चिकन सूप जो मैंने कभी पिया है। तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो, क्या इससे तुम्हारे काम में बाधा नहीं आएगी? नहीं, उसने कहा कि नहीं आएगी। बस उस खाने के दौरान सु यामिन ने कई फोन कॉल लिए। एक बार जब मैंने खाना खत्म किया और लेट गया तो वह काम पर चली गई। मैं अपना लैपटॉप वापस नहीं लाया था, इसलिए मैं दोपहर में बिस्तर पर लेटा फोन पर टाइप कर रहा था। मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी। सु यामिंग अंदर आई और मुझे फोन पर टाइप करते हुए देखा। उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम किससे चैट कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर मैंने जल्दी से स्क्रीन बंद की। फिर सु यामिंग की तरफ देखने के लिए मुड़ा और देखा कि उसके चेहरे का भाव ठंडा था। मेरी माँ, वह हमेशा मेरे लिए चिंता करती हैं। सु यामिंग पास आई और मुझे देखा। उसका चेहरा अभी भी दुखी लग रहा था। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हारा काम हो गया? सु यामिंग ने मुझे उसका हाथ पकड़े हुए देखा और उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम हो गए। नहीं, बस तुम्हें देखने अंदर आई थी। फिर सु यामिंग नीचे झुकी और मुझे चूमा, बस एक कोमल चुंबन। फिर वह पीछे हट गई। अपने फोन पर मत खेलो, कुछ उचित आराम करो। मैम, जाओ और काम करो। मेरी चिंता मत करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। हाल ही में सु यामिन मेरे और करीब आ रही है। काम पर ब्रेक के दौरान भी मुझे देखने अंदर आ रही है। अगर मैं नहीं जानता होता कि उसका असली मकसद क्या था तो मैं शायद उसकी बनावटी कोमलता के लिए गिर गया होता। भेड़ की खाल में भेड़िया सच में भयानक होता है। उसने मुझे तुरंत सक्रिय कर दिया, मुझ में आग लगा दी। मैंने पटखटा लिखना और ऊर्जा के साथ शुरू किया। जब सु यामिंग वापस आई और काम खत्म करने के बाद उसने मुझे अभी भी फोन पर टाइप करते हुए देखा। उसका चेहरा तुरंत उसकी आवाज की तरह ठंडा हो गया। तुम इस बार किससे चैट कर रहे हो? मैं खुद एक पटकथा लिख रहा हूं। मैंने जाहिर तौर पर किसी को नहीं बताया था और मैं यकीनन सु यामिंग को नहीं बता सकता था। उसे मुझे इस तरह पूछताछ करते हुए देखकर मैंने एक और झूठ गढ़ा। मैं चैट नहीं कर रहा था, बस ऊब की वजह से ऑनलाइन ब्राउज कर रहा था। मैंने कुछ अफवाहें देखी जिनमें कहा गया था कि तुम्हारे और लू जिनियन के बीच कुछ चल रहा है। मैं उनसे बहस करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि लोग मेरी बातों पर हंसेंगे। मेरे खत्म करने के बाद मैंने सु यामिन के चेहरे का गुस्सा नरम होते हुए देखा। उसने स्पष्ट रूप से अपराध बोध महसूस किया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को फिर से संभाल लिया। अगर तुम ऊब गए हो तो मेरे पास क्यों नहीं आते? मैंने सु यामिन की तरफ विनम्र स्नेह के साथ देखा। मुझे तुम्हें परेशान करने का डर था। तुम्हें पहले नफरत थी जब मैं तुम्हारे दफ्तर आता था। दूसरे शब्दों में, अब मैंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऑनलाइन टिप्पणी करने के लिए भी सावधानी की जरूरत थी। इतना सावधान और सतर्क, सब इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि वह चिढ़ जाएगी। इस तरह के भावनात्मक अभिनय के साथ मुझे लगा जैसे मैं एक पुरस्कार जीत सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सु यामिंग इससे भी बेहतर अभिनय करेगी। उसने मुझे आंसू भरी आंखों से चूमा। उस झपकी में वह वास्तव में थोड़ी सच्ची लग रही थी। मुझे माफ करना, ऐसा फिर नहीं होगा। फिर उसने ऐसे छोड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मुझे ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में सिर्फ मैं हूं। तुम पूरा दिन लेटे रहे हो, आज रात मेरे साथ कहीं चलो। सु यामिंग मुझे एक 5 सितारा होटल के बैंक्वेट हॉल में ले आई। यह सु समूह का सालगिरह पर्व था। उनके लगभग सभी व्यावसायिक भागीदार वहां थे। जब उन्होंने हमें देखा तो वे सब हमारा अभिवादन करने आए। सु यामिन मुझे पूरा तैयार करके लाई थी। हमने मैचिंग औपचारिक पोशाक भी पहनी थी। व्यवसाय में हर कोई तेज है, मूर्ख नहीं। जो मजाका चल रहे थे उन्हें भुला दिया गया। एक एक करके उन्होंने हमें एकदम सही जोड़े के रूप में सराहा। लू जिनियन जल्दी पहुंच गया था और सु यामिंग पर नजर रखे हुए था। वह आने पर उसे धन्यवाद देना चाहता था, उसके लिए खड़े होने के लिए। लेकिन जब उसने सु यामिंग को मेरे साथ अंदर आते और मेरा हाथ पकड़े मैचिंग पोशाक पहने देखा तो हम तुरंत ध्यान का केंद्र बन गए। हर किसी को यह कहते हुए सुनकर कि हम कितने सुमेलित हैं। सु यामिंग को सामाजिककरण करते हुए देखना, लेकिन फिर भी मेरी देखभाल करना।
लगा जैसे 1000 तीर मेरे दिल को बेध रहे हों। फिर लू जिनियन ने किसी को हमें टोस्ट करने आते देखा। सुयामी जानती थी कि मेरा पेट खराब है, इसलिए उसने उन्हें मेरी तरफ से मना कर दिया, जब ये कहते हुए कि मैं पीने के लिए फिट नहीं हूं। कुछ देर बाद एक सहायक एक गर्म पेय लेकर आया। कार्यक्रम में अंतहीन पेय उपलब्ध थे, फिर भी सुयामिंग ने मेरे लिए बाहर से एक गर्म पेय खरीदा। लू जिनियन का दिल चाकू की तरह दुख उठा। अगर सुयामिंग गु हेयोमिंग की इतनी परवाह करती थी तो वह मेरे लिए क्यों खड़ी हुई? मैंने अपने हाथ में गर्म पेय की तरफ देखा और सुयामिंग पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। असली जोड़े भी इतने विचारशील नहीं होते। क्या सच में इतना गहरा अभिनय करने की जरूरत है? सुयामिंग ने मेरा हाथ दबाया और मुझे देखा। क्या बात है? मैंने ढोंग जारी रखा। तुम अचानक मेरे प्रति इतनी अच्छी हो गई हो। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें अब जानता ही नहीं। ये थोड़ा डरावना है। सुयामिंग ने पलकें झपकाईं और पूछा, डरावना क्यों? मैंने उसकी तरफ गहरी स्नेहपूर्ण नजर से देखा। मुझे डर है कि एक बार जब मुझे मिठास की आदत हो जाएगी तो एक दिन तुम अचानक वैसी ही हो जाओगी जैसी तुम थी। सुयामिंग ने एकदम सही अभिनय किया। उसने हर किसी के सामने मेरे गाल पर चूमा भी। ठीक तभी लिनशिन याओ ने प्रवेश किया और याद दिलाया, अपनी छवि का ध्यान रखो। तभी सुयामिंग ने मुझे जाने दिया जब मोमू ने अपनी बाहें मोड़ ली और बड़बड़ाई। कौन था वह पिछली बार जो बार बार कह रहा था कि वे जुइंग को पसंद नहीं करते, और अब तुम यहाँ कुछ ही दिनों बाद सार्वजनिक रूप से अपना प्यार दिखा रही हो। लगता है उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मुस्कुराया। तुम लोग गपशप करते रहो, मैं बाथरूम जा रहा हूं मेरे जाने के बाद, जब मुमू इसे जाने नहीं देगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे पसंद नहीं करती? यामिंग। सुयामिन का हाथ कस गया। वह अभी भी हियोमिंग को छूने के बाद बीमार महसूस करती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह उसे पसंद करे। वह सिर्फ जू हियोमिंग से बदला लेने के लिए अभिनय कर रही है। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मैंने ल्यूजिन को सुयामिंग के पास जाते हुए देखा। मैंने उन्हें एक मौका दिया जो मैंने खो दिया था और आराम करने के लिए कोने की सीट पर बैठ गया। सुयामिंग की नजर चलती भीड़ को चीरती हुई गई और उसने मुझे कोने में बैठे हुए देखा। सुयामिंग ने खुद को लू जिनियन से दूर किया और मेरी तरफ चलने लगी। लू जिनियन को लगा जैसे उसका दिल अभी खाली कर दिया गया हो। उसने सुयामिंग को 7 साल तक प्यार किया था और सोचा था कि सुयामिंग भी उसके लिए भावनाएं रखती है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अब सुयामिंग उससे एक शब्द भी ज्यादा नहीं कहना चाहती थी। वह घूमा और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया। उसे पता भी नहीं चला कि वह बाहर कैसे पहुंचा। जब वह आखिरकार होश में आया तो उसने कार को सीधे अपनी तरफ तेज गति से आते देखा। अंधा कर देने वाली हेडलाइट्स ने उसे देखना असंभव बना दिया और उसे वहीं जमा दिया। अगले ही सेकंड लुजिनियन को कार ने टक्कर मार दी और फेंक दिया। दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। बेहोश होने से पहले उसने अपने दिमाग में कुछ शब्द उभरते हुए देखे। हर शब्द साफ साफ स्पष्ट था। लू जिनओर ने अपना नाम और अपना पूरा जीवन देखा। सुयामिंग थककर मेरे पास आई। मैं ठीक हूं, बस आराम कर रहा हूं मां। सुयामिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो फिर घर चलते हैं। दावत के बाद होटल वापस कार की सवारी पर मैं बेमन से अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था जब अचानक मेरी नजर एक चौंकाने वाले ट्रेंडिंग टॉपिक पर पड़ी। लू जिनियन कार दुर्घटना। मैंने पढ़ने के लिए क्लिक किया और तस्वीरों में लू जिनियन को खून के पोखर में लेटे हुए और स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। यह गंभीर लग रहा था। लू जिनियन का कार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? उपन्यास में सुयामिंग ने गु परिवार को तबाह कर दिया, लेकिन लू जिनियन की कभी दुर्घटना नहीं हुई। क्या मेरे कारण उनके बीच पहले कुछ हुआ था? अगर लू जिनियन को सच में कुछ हो जाता है तो क्या वह औरत मुझसे और भी ज्यादा नफरत नहीं करेगी? मैं अपने पास बैठी सुयामिंग पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। मैं बहस कर रहा था कि उसे बताऊं या उसे खुद देखने दूं, जब मैंने देखा कि उसका फोन बज रहा था। सुयामिंग ने कार धीमी की और जवाब दिया, हेलो, क्या यह लू जिनियन का परिवार है? यह 11 अस्पताल है। लू जिनियन कार दुर्घटना का शिकार हो गया है। वह अब भी आपातकालीन उपचार से गुजर रहा है। सुयामिंग ने मुझे देखते हुए कॉल खत्म किया। उसने कहा कि उसे अस्पताल जाने की जरूरत है। तुम मेरे साथ आ रहे हो या पहले आराम करने घर जा रहे हो? मैंने थके होने का ढोंग किया। मैं घर जाना चाहता हूं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाओ, मुझे आगे के चौराहे पर छोड़ देना। मैं बस एक कैब ले लूंगा। सुयामिंग ने मुझे एक नजर दी। क्या तुम पूछने वाले नहीं हो कि मैं अस्पताल क्यों जा रही हूं? उसके ऐसा पूछने से मुझे लगा कि न पूछना लापरवाह लग सकता है। सुयामिंग कुछ सालों में मर सकती है। वह अभी भी मेरे साथ अभिनय करने का दिल कैसे रख सकती है? मैंने उसे एक नजर दी। तुम्हें पहले नफरत थी जब मैं तुम्हारे काम के बारे में पूछता था। मैं वह नहीं करना चाहता जो तुम्हें नापसंद हो। सुयामिंग आखिरकार शांत हो गई और यहां तक कि दोषी अभिनय भी किया।
अस्पताल जाने से पहले उसने मुझे घर छोड़ दिया। मैं घर आया, शॉवर लिया और बिस्तर पर लेट गया। मुझे पूरी तरह सुकून महसूस हुआ। मैं सु यामिंग का इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन इंतजार न करना उदासीन लगेगा। वह एक नया नाटक फिल्माना शुरू करने वाली है। ऐसे समय में उसे यह महसूस कराना बेहतर है कि मैं उससे गहरा प्यार करता हूं। जब सु यामिंग घर आई तो 10 बज चुके थे। उसने मेरा दरवाजा खोला और देखा कि मैं अभी भी जागा हुआ हूं। वह पास आई और मुझे छोटे वीडियो देखते हुए देखा। फिर उसने मेरा नाम पुकारा, अभी भी फोन पर। मैं घूमा, आंखें हैरानी से चमक उठी। तुम वापस आ गई? सु यामिंग ने मेरी तरफ देखा। इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी बदली। उसकी आंखों में हैरानी का साफ भाव था। मैंने ना समझने का ढोंग किया और पूछा कि क्या हुआ। अगले ही सेकंड सु यामिंग ने मुझे कुछ गर्मी के साथ चूमा। मैं जानता था कि उसे तेजी से कैसे रोका जाए। मैंने उसके शरीर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। सु यामिंग एक पल के लिए उत्तेजित हुई, लेकिन आखिरकार उसने मुझे धक्का दे दिया और बाथरूम में चली गई। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो मैं पहले ही सो चुका था। सु यामिंग ने काफी देर तक दबी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे किसी कोहरे में फंसी हो, होश में आने में असमर्थ हो। जब मैं जागा तो 10 बज चुके थे। सु यामिन पहले ही कंपनी जा चुकी है। खबरों में कुछ साल पहले की एक रिपोर्ट भी है। कार दुर्घटना के बाद का ताजा अपडेट, अभी भी आईसीयू में है और अभी खतरे से बाहर नहीं है। अब सु यामिंग को वाकई गहरा दुख हुआ होगा। उसके पास शायद अब मुझे परेशान करने का समय नहीं है। कल फिर से फिल्मांकन करने के बारे में सोचते हुए मैंने आज अपने माता पिता से मिलने घर जाने का फैसला किया। मैं पूरा दिन अपनी माँ के साथ खरीदारी करता रहा। पूरे परिवार के लिए तोहफे खरीदे। जब हम वापस आए तो मेरी माँ मेरे द्वारा खरीदे गए तोहफे दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। उसने खुशी खुशी कहा कि उसके बेटे ने उसके अपने पैसों से उन्हें खरीदा है। अनाथ ने यह सुनकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसे वह तोहफा थमाया जो मैंने उसके लिए लिया था। इसके अंदर एक रसीद भी है। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम इसे बदल सकती हो। अनाथ ने हार की तरफ देखा। उसने मुझे एक नजर दी। खुशी खुशी उसे पसंद किया। मैंने कंपनी की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। रात के खाने के बाद मैंने एक झपकी ली। जब मैं जागा तो मुझे सु यामिन का एक संदेश मिला। उसने मुझे कंपनी आने के लिए कहा। मैं बेमन से उधर चल दिया। जैसे ही मैंने दफ्तर का दरवाजा खोला, सु यामिन ने सिर उठाकर मुझे देखा। मैंने उसे उत्सुकता से देखा। उसने मुझे इस समय कंपनी आने के लिए क्यों कहा? अगले ही सेकंड सु यामिन ने मेज के नीचे से एक खूबसूरती से लिपटा हुआ तोहफा निकाला। यह गेम कंसोल का एक दुर्लभ संस्करण था। मुझे यूनी की आंखों में खुशी देखना पसंद है। सु यामिन ने पूछा, क्या तुम्हें पसंद आया? मैंने लगभग तुरंत हाँ कह दिया। फिर मैं सु यामिन की तरफ देखने से खुद को नहीं रोक सका। तुमने यह मेरे लिए खरीदा है, माँ? सु यामिन की आवाज पूरी तरह कोमलता से भरी थी। एक पल के लिए मैंने लगभग इसे स्नेह समझ लिया। अगर मैंने कल रात उसकी मुझसे घृणा महसूस नहीं की होती तो मैं सोच सकता था कि वह मुझे पसंद करती है। लू जिनियन अभी भी बेहोश है। सु यामिन अभी भी यहां मेरे साथ अभिनय करने के मूड में कैसे हो सकती है? क्या यह हो सकता है कि वह मुझे दोषी मानती हो, ज्यादा तेजी से बदला लेने की कोशिश कर रही हो? ठीक जब मैं हैरान था, सु यामिन वापस काम पर चली गई। उस समय लिनशिन याओ ने उसे एक फोटो भेजी। जब उसने इसे खोला तो यह मेरे हार चुनते हुए एक तस्वीर थी। ठीक उसके बाद यह अनाथ की वह हार पहने हुए एक फोटो थी। लाइनिंगो ने सोचा कि मैंने इसे सु यामिंग के लिए खरीदा था। अप्रत्याशित रूप से उसने उसी दोपहर अनाथ के गले में वह हार देखा। सु यामिंग ने तस्वीरों की तरफ देखा। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदला। उसने सोफे पर गेम खेलते हुए मेरी तरफ नजर डाली। मैंने देखा कि सु यामिन ने मेरी तरफ कई बार देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि रात के खाने के दौरान भी वह बार बार मेरी तरफ नजर डालती रही, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। खाने के बाद वह बीच बीच में मेरी तरफ देखती रही, फिर भी कुछ नहीं कहा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कल के शूट में चीजें सुचारू रूप से चलें, मैंने आखिरकार उससे सीधे पूछा कि क्या हुआ। सु यामिन थोड़ी ईर्ष्यापूर्ण लग रही थी और बोली, मेरा तोहफा कहां है? मैं एक सेकंड के लिए दंग रह गया। सु यामिन ने ऐसे अभिनय किया जैसे उसे जवाब मिल गया हो। तुमने अपने परिवार और अनाथ के लिए तोहफे खरीदे, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तोहफे खरीदना सु यामिन को पता चल जाएगा। अगर उसे अब पता चलता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, तो यह प्रतीत होता हुआ शांतिपूर्ण जीवन फिर से खत्म हो जाएगा। मैंने जल्दी से एक गर्म मुस्कान दी और उसकी तरफ स्नेह से देखा। तुम इसकी वजह से पूरी रात इसे रोक कर बैठी थी?
उनके तोहफे बस बेतरतीब चीजें थीं जो मैंने चुनी। तुम्हारा तोहफा कुछ ऐसा है जो मैं खुद बना रहा हूं। इसमें समय लगता है, यह अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा स्पष्टीकरण सुनने के बाद सुयामिन के चेहरे के भाव आखिरकार थोड़े नरम हो गए। मैं सुबह अपने अलार्म की आवाज से जागा। सुयामामेन ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी पूरी तरह जागा नहीं था। मेरी आधी नींद में मुझे वास्तव में वह आलिंगन थोड़ा गर्म लगा। मैं संक्षेप में उसमें खो गया। फिर मैंने सुयामिन की सुस्त नींद भरी आवाज सुनी। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्राइवर का इंतजाम किया है। तुम्हारा गाड़ी चलाने का कौशल खराब है, तुम्हें अब खुद गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मेरी बात मानोगे? मैं कौन हूं? सुयामिंग ऐसा लगता था कि कोई खास उपाधि सुनना चाहती है। मैंने अपनी आंखें झुका ली और कहा, तुम मेरी पत्नी हो। सुयामिंग ने मेरे होंठों को चूमा। उसने मुझे तभी उठने दिया जब घृणा असहनीय हो गई। आधे घंटे पहले सुयामिंग को लू जिनियंस की मां का कॉल आया। उन्होंने कहा कि लू जिनियन जाग गया है और खतरे से बाहर है। वह सुयामिंग से मिलना चाहता था। सुयामिंग एक निजी अस्पताल के कमरे में बैठी थी जब उसने लू जिनियन को उसे सिस्टर क्लाउड पुकारते हुए सुना। सुयामिंग्स का दिल धक से रह गया। उसकी आमतौर पर ठंडी आंखें अचानक भावनाओं से भर गईं। तुमने मुझे क्या पुकारा, सिस्टर क्लाउड? लू जिनियन ने सुयामिंग की तरफ देखा। अब अपनी आंखों में प्यार नहीं छिपा रहा था। मैं शाओ जिन हूं। सुयामिंग ने उसकी तरफ देखा, अभी भी थोड़ी अनिश्चित थी। तुम शाओ जिन हो? लू जिनियंस की आवाज भावनाओं से भर गई। जब मैंने उन दो लोगों को तुम्हारे लिए फुसलाकर दूर किया तो मैं एक चट्टान से गिर गया। मेरी याददाश्त चली गई। जब तक मैं हाल ही में नहीं जागा मुझे याद नहीं आया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उस समय तुम्हारे कान के पीछे वह बादल के आकार का जन्म चिन्ह देखा था, मुझे परिचितता की एक अजीब सी भावना महसूस हुई। पता चला कि हम तब मिले थे जब हम बच्चे थे। तुम सच में शाओ जिन हो? सुयामिंग उसे कभी नहीं भूली थी। वह हमेशा सोचती थी कि शाओ जिन मर गया है। जब भी वह उसके बारे में सोचती थी, वह हमेशा दोषी और गर्म महसूस करती थी। जब उसने शाओ जिन को उस समय निराशा में ले जाते हुए देखा तो सुयामिंग को उनके भागने के दिन याद आए। उसे याद आया कि कैसे शाओ जिन ने उसकी रक्षा के लिए तस्करों का ध्यान भटकाया और कैसे उसने असहाय होकर शाओ जिन को चट्टान से गिरते हुए देखा, कुछ भी करने में असमर्थ। यही वजह है कि सुयामिंग ने लू जिनियन को बचाने के लिए कदम उठाया। यह उस समय शाओ जिन को न बचा पाने के पछतावे की भरपाई करने के लिए था। अब यह देखकर कि शाओ जिन अभी भी जिंदा था और वह लू जिनियन था जिसे उसने बचाया था, सुयामिंग को अभी भी थोड़ा अविश्वास महसूस हुआ। जागने के बाद से लू जिनियन को एहसास हुआ कि वह एक उपन्यास में जी रहा था। उसने अपनी किस्मत बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह कहानी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह केवल बेहोश होने से पहले के पाठ का एक छोटा टुकड़ा याद कर सकता था। उससे उसने अपने जीवन की सामान्य रूपरेखा सीखी। सुयामिन ने उससे कभी प्यार नहीं किया था। उसका तथाकथित स्नेह केवल युवोंग द्वारा उसके पहले प्यार के लिए पछतावे की वजह से था। उसका पक्षपात बस जू हेयोमिंग से बदला लेने का एक तरीका था। शुरुआत से अंत तक वह उनके रिश्ते में बस एक उपकरण था। अब जब गो हेयोमिंग मर चुका है तो उपकरण के रूप में उसकी अब जरूरत नहीं है। उसकी किस्मत एक बार फिर हर किसी के द्वारा सताए जाने की थी। लू जिनियन अनिच्छुक था। उसे ऐसा दुखद, दयनीय और लापरवाह अंत क्यों स्वीकार करना चाहिए? मरने से पहले सुयामिन के पहले प्यार के बारे में जानना अपनी किस्मत बदलने की तरफ उसका पहला कदम था। हालांकि उपन्यास ने संक्षेप में वर्णन किया है, दोनों को बच्चों के रूप में अपहरण किया गया था। वे मुख्य बिंदु सुयामिंग को बेवकूफ बनाने के लिए काफी थे। सिस्टर क्लाउड, मेरे सिर में सच में बहुत दर्द हो रहा है। जो कहना था कहने के बाद लू जिनियन ने अस्वस्थ महसूस करने का ढोंग किया। वह सुयामिंग को इसे संसाधित करने के लिए समय देना चाहता था। अगर तुम्हारे सिर में दर्द है तो लेट जाओ और आराम करो। सुयान बिन तुरंत खड़ी हो गई। जब तुम बेहतर महसूस करो तो हम और बात कर सकते हैं। वह कोमल आवाज उसके कानों में चुभी। लू जिनियन ने 7 साल यह कोशिश करने में बिताए थे कि सुयामिंग उसे ऐसी आंखों से सिर्फ एक बार देखे। उसने नादानी से विश्वास किया था कि सुयामिंग उसके लिए भावनाएं रखती है। तुम काम में व्यस्त हो, जल्दी वापस जाओ। जुआमिंग ने लू जिनियन की तरफ देखा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था क्योंकि यह वह शाओ जिन था जिसके बारे में वह पूरे समय सोच रही थी। वह भावनाओं से अभिभूत थी। मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। उसके और शाओ जिन के बीच क्या हुआ था केवल वे दोनों जानते थे। केवल लू जिनियन ने ही उसे सिस्टर क्लाउड पुकारा था। भले ही उस समय का बहादुर छोटा लड़का अब डरपोक और पूरी तरह अलग हो गया था। सुयामिंग को उस पर शक नहीं हुआ। आखिरकार
एक व्यक्ति का वातावरण उन्हें बहुत बदल सकता है। सु यामिंग भी बचपन में डरपोक थी। अपहरण के बाद वह भाग गई और बरसों तक भटकती रही। इसी तरह वह वैसी बनी जैसी वह आज है। लेकिन लू जिनियन एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां उसका पिता उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार करता था। चाहे वह कभी कितना भी बहादुर रहा हो, वह उसे तोड़ देता। बस लू जिनियन के बारे में सोचते हुए बचपन से ही इतना दुख सहन कर रहा है। सु यामिंग पछतावे से भर गई। उसे इन सभी बरसों में लू जिन की ओर परवाह न करने का अफसोस हुआ। कंपनी लौटने के बाद लू जिंगियन थोड़ी देर अपनी दफ्तर की कुर्सी पर बैठा रहा। काम शुरू करने से पहले मैंने एक दिन का फिल्मांकन खत्म किया और होटल वापस आया। जैसे ही मैंने अपना फोन उठाया, मैंने ट्रेंडिंग सर्च पर लू जिनियन को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि सु यामिन ने मुझे पूरा दिन परेशान नहीं किया। पता चला लू जिनियन जाग गया। लू जिनियन ने ट्रेंडिंग सर्च देखी, सु यामिन की तरफ देखा और कहा, सिस्टर यांडू, अगर तुम ठीक हो तो यहां मत आओ। मुझे डर है कि लोग गपशप करेंगे। डर है कि होमोइन ज्यादा सोचेगा? सु यामिन ने कोमलता से उसकी तरफ देखा और उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, मेरे यहां होने से किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे बारे में गपशप करने की। अब फिर कोई तुम्हें सताने की हिम्मत नहीं करेगा, होमिंग, और वह ज्यादा नहीं सोचेगा। लू जिनियन ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। शायद यह एक पेशेवर आदत थी। आंसू उसके गालों से नीचे लुढ़क गए। सु यामिन की नजर और कोमल हो गई। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मैं बस बहुत खुश हूं, लू जिंगियन ने फटे स्वर में कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बचपन का वह रोतलू इतना अद्भुत हो जाएगा और इतने बरसों तक मेरा ख्याल रखेगा। लू जिन्नलिया जानता था कि सु यामिंग को अपने बचपन के उस सफेद चांदनी के अनुभव की सबसे ज्यादा परवाह है, इसलिए उसने इसे फिर से उठाया। सु यामिंग आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछना चाहती थी। तुम अब बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन किसी वजह से मेरा चेहरा अचानक दिमाग में आया, वह चेहरा जो उसके घर आने का इंतजार कर रहा था। सच में? यांडू के यह जानने के बाद कि मैं शाओ जिंग हूं, क्या वह सच में निराश नहीं थी? सु यामिंग ने उसकी तरफ देखा। शाओ जिंग वह था जिसकी वह सच में परवाह करती थी, जिसे वह इन सभी बरसों में कभी नहीं भूली थी। सु यामिन ने उस बारे में सोचा जो लू जिन ने कार दुर्घटना से पहले उससे पूछा था, और लू जिन के बारे में सोचा कि कैसे उसने अतीत में नशे में उससे प्यार का इकरार किया था। ठीक तभी सु यामिन का फोन बजा। ये मेरी तरफ से एक संदेश था। मैं अपना गेम कंसोल तुम्हारे दफ्तर में छोड़ आया हूं, उसे घर लाना याद रखना। लू जिन ने सु यामिन को अपने फोन की तरफ देखते हुए देखा और चुपके से अपना होंठ काट लिया। यांडुओ, काफी देर हो गई है, तुम्हारा दिन लंबा रहा, घर जाओ और थोड़ा आराम करो। सु यामिंग खड़ी हुई और उसका सिर थपथपाया। अपनी चोट का अच्छे से ख्याल रखना, मैं कल तुमसे फिर मिलने आऊंगी। सु यामिंग ने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया। उसने एक फोन कॉल किया और निर्देश दिया कि उसके और लू जिनियन के बारे में कोई खबर फिर कभी ऑनलाइन दिखाई न दे। मैं थककर घर आया और खाली रहने वाले कमरे की तरफ देखा, लेकिन मेरे दिमाग में फिर से उसकी छवि उभर आई। वह शॉवर के बाद बिस्तर पर लेटी थी, की तरफ देख रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का टारगेट 1K लाइक्स है। जैसे ही 1K लाइक्स पूरे होंगे, इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने होगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।